मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 37 तक का वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको देखना है तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 38 से आज स्टार्ट करता हूं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीटा क्षय की प्रकृति का वर्णन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। ये बीटा क्षय की प्रकृति का वर्णन करता है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी श्रृंखला में अंतिम उत्पाद हमेशा होता है। तो अंतिम उत्पाद हमेशा क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, पढ़ लीजिएगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूट्रॉन सक्रियण विश्लेषण के सिद्धांत का सही वर्णन करता है? तो इसका सही वर्णन ऑप्शन नंबर बी करता है, पढ़ लीजिएगा। गाइगर मूलर काउंटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। बी वाला कथन एकदम राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की अवधारणा का वर्णन करता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है सी वाला, यही इसका वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अल्फा बीटा कणों की तुलना में गामा किरणों की अधिक वेदन क्षमता में कौन सा कारण योगदान देता है, जिससे कि गामा किरण अधिक वेदन क्षमता हो जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की डेटिंग के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिकों के उपयोग की सीमा होती है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। रेडियो नमूनों की विशिष्ट गतिविधि ये सूत्र द्वारा दी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6 स्थिरांक लैम्डा और औसत जीवन पाई के बीच संबंध है। तो संबंध है बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु प्रतिक्रिया में द्रव्यमान दोष निम्नलिखित समीकरण द्वारा ऊर्जा रिलीज होती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन सी है, समय पर किसी रेडियोधर्मी नमूने की सक्रियता निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियोधर्मी क्षय की दर इस प्रकार दी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, इसी प्रकार से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 पर, 6 स्थिरांक औसत जीवन से किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। शायद ये मैं क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ। यूरेनियम 235 के प्रत्येक विखंडन में मुक्त होने वाली ऊर्जा लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। एक आदर्श गैस के लिए स्थिर दबाव और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारता के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, यही संबंध होता है। जूल का नियम बताता है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल निर्भर करती है, तो केवल टेम्परेचर पर निर्भर करती है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। एक आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक क्या होता है? तो 0 होता है, 0 होता है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। एक आदर्श गैस के समतापी उत्क्रमणीय विस्तार में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन 0 होता है। राइट ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किरचॉफ के समीकरण को दर्शाता है? कौन सा समीकरण है जो किरचॉफ के समीकरण को फॉलो करता है? तो राइट ऑप्शन नंबर ये है। ऊष्मा संकलन के हेस के नियम में कहा गया था, तो हेस लॉ है, उसमें क्या कहा गया था? तो इसका राइट ऑप्शन बी है, इसमें यही कहा गया था। किसी तत्व के सबसे स्थिर रूप में बनने की मानक इंथैल्पी क्या है? तो उसका जो मानक इंथैल्पी है, राइट ऑप्शन नंबर बी है, 0। किसी आदर्श गैस के उद्दोष्म प्रसार के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी है। बंधन पृथक्करण ऊर्जा को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, इसी प्रकार से परिभाषित किया जाता है। जूल थॉम्सन प्रभाव में व्युत्क्रम तापमान क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण इंथैल्पी से तात्पर्य है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। ऊष्मा रसायन में स्थिर दबाव पर अभिक्रिया की ऊष्मा बराबर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। कार्नोट दक्षता के लिए गणितीय व्यंजक किस प्रकार हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है।
एक आदर्श गैस के समतापी विस्तार के दौरान एंट्रॉपी परिवर्तन इस प्रकार दिया जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ये है। विशिष्ट चालकता को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ये है, इसी प्रकार से परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तनुकरण के साथ चालकता में परिवर्तन का सही वर्णन करता है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी है। एक पथवर्ती उद्दोषण प्रक्रिया के लिए तापमान और आयतन के बीच संबंध है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। नर नष्ट उष्मा प्रमेय का गणितीय रूप है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा के लिए मौलिक ऊष्मागतिकी संबंध इस प्रकार दिया जाता है, तो इसका फार्मूला यही होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ये है। स्थिर तापमान दबाव के साथ गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। तापमान पर गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य अवस्था स्थिरांक के बीच संबंध इस प्रकार दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। परम शून्य तापमान पर अवशिष्ट एंट्रोपी SR के लिए व्यंजक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है, तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी है। पढ़ लीजिए क्या कहता है। कार्नो चक्र में निहित है, कार्नो चक्र में क्या निहित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इज राइट ऑप्शन। पढ़ लीजिए। ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कहता है, तो ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कहता है कि राइट ऑप्शन नंबर ये है। पढ़ लीजिए क्या कहता है। धातुओं में विद्युत चालन निम्नलिखित गति के कारण होती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति से। राइट ऑप्शन नंबर बी। हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा तापमान और एंट्रोपी के बीच संबंध है, तो राइट ऑप्शन नंबर ये है। स्थिर दबाव तापमान पर अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन इस प्रकार दिया जाता है, तो जो राइट ऑप्शन नंबर ये है, इसी प्रकार से दिया जाता है। एक आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी आयतन और तापमान के बीच ऊष्मागतिकी का संबंध है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर जो ये है, यही इज द राइट ऑप्शन नंबर। कोलराउस का नियम कहता है, कोलराउस का नियम क्या कहता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। चेक कर लीजिए क्या कहता है पढ़कर। ओस्टवाल्ड तनुकरण नियम पर लागू होता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। एक आयतन की परिवहन संख्या इस पर निर्भर करती है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी है, इसी पर निर्भर करती है। मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता के बीच संबंध दिया जाता है, तो किस प्रकार से संबंध, राइट ऑप्शन नंबर बी है। कोलराउस के नियम के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट की सीमित मोलर चालकता इस प्रकार दी जाती है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी है। ओस्टवाल्ड के तन्यता नियम का व्यंजक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए डेबिल हैकेल आनसेगर समीकरण किस प्रकार दी जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी आयतन की परिवहन संख्या किस सूत्र द्वारा परिभाषित की जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। समतुल्य चालकता और मोलर चालकता के बीच संबंध है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस धातु आयन इलेक्ट्रोड का उदाहरण है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनिक सेल का सही वर्णन करता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में साल्ट ब्रिज का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। पढ़ लीजिए किस लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का उपयोग संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। पढ़िए किस लिए किया जाता है। बफर विलयन की विशेषता उनकी निम्नलिखित क्षमता होती है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लवणों के जल अपघटन के विलयन का पीएच उदासीन होता है जब लवण निम्नलिखित से बनता है। जब किससे बनता है, तो वो उदासीन होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ये है। पढ़ लीजिए किससे बनता है। क्वेश्चन नंबर 96 एकल इलेक्ट्रोड क्षमता के लिए नष्ट समीकरण इस प्रकार दिया जाता है। जो समीकरण दिया जाता है उसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, इसी प्रकार से दिया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल का ईएमएफ गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से समीकरण द्वारा संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर यह है। बफर विलयन के लिए हैंडरसन
हैसल-वेल्स समीकरण किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तापमान T पर साम्य अवस्था स्थिरांक के और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 के बीच संबंध है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। चलता हूं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। पोटेशियोमेट्रिक पीएच के निर्धारण में सेल विभव के संदर्भ में पीएच के लिए व्यंजक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। मैंने अपना 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे वीडियो यहाँ तक देखें तो थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वाचिंग।